दोस्तों नमस्कार। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। जैसा कि आज पहले ही जानकारी दी गई थी कि आज मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जो मृत्यु है उस पर जो अलग अलग लोगों के विचार हैं या अलग अलग समय को लेकर जो है चर्चा है, तो उसी को लेकर आज का ये लाइव है और उसी पर ही हम बात करेंगे। मैंने ये भी प्रार्थना की थी कि जो लोग चाहें अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर पुट अप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दूँ। लेकिन पहले मैं जो मुझे जानकारी है, पहले मैं वह जानकारी आपसे शेयर करूंगा जिससे कि हमारा जो समाज है या हमारा देश है, समाज के भी आगे जो पूरा राष्ट्र है हमारा, वो हंसी का पात्र ना बने कहीं पर। देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो हमारे महान सम्राट हैं, जो कि इस देश के हर व्यक्ति के महान पूर्वज हैं, जिनका नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनकी मृत्यु को लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं। और अगर आप अलग अलग देश की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की जानकारियां उसमें दी गई हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अफ़गानिस्तान गया और अफ़गानिस्तान जाकर उनकी जो समाधि है वहाँ तक जाने का मुझे मौका मिला और सौभाग्य मिला कि वहाँ से उनकी जो मिट्टी है, जो दूसरे सामान है, उसको भारत लाने का मौका मिला। तो जो चीज़ हमने वहाँ पर देखी वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इनकी जो आज जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी है, जब मैं खुद अफ़गानिस्तान में पहुँचा तो पहले हमने भी वहाँ पर जाके ये खोज करी कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि कहाँ है, मोहम्मद गौरी की समाधि कहाँ है। काफ़ी दिन तक इसकी मैं खोजबीन करता रहा कि भाई मोहम्मद गौरी की समाधि कहाँ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति मोहम्मद गौरी के नाम से जो है उनको ज़्यादा नहीं जानता है। तो मैंने ये विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और नाम उनका चलन में हो, क्योंकि जो पहले राजा महाराजा सुल्तान थे उनको कई नाम उनके रहते थे और उनके निक नेम भी रहते थे। तो किस नाम से वो प्रसिद्धि पा जाएं या अपने इलाके में किस नाम से प्रसिद्धि हो, ये भी जानने की ज़रूरत थी। तो जानकारी मिली कि जिनको हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, असल में ये लोग दो भाई हैं, जो कि इतिहास में बिल्कुल जिसको लेकर एकदम क्लियरिटी है कि दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम मोहम्मद गियासुद्दीन गौरी है और दूसरे छोटे भाई का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी है। इनके जो पिता हैं उनका नाम बाहुद्दीन सोम है। तो ये तीन लोगों के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। जो इन दोनों के पिता हैं बाहुद्दीन सोम, इनकी जो समाधि स्थल है, कब्र है, वो कंधार से करीब 30 किलोमीटर इंटीरियर एक पहाड़ पड़ते हैं, एक जगह है। उस जगह का नाम तो मुझे अब ध्यान नहीं है, लेकिन उस जगह पर काफ़ी पहाड़ी इलाका आ जाता है। तो उस पहाड़ के ऊपर बाहुद्दीन सोम की कब्र है, जो कि कंधार से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर बात करते हैं इनके जो दो पुत्र हैं, जिनमें बड़े मोहम्मद गियासुद्दीन गौरी हैं, उनकी कब्र कहाँ है, और जो छोटे पुत्र हैं जिनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी हैं, उन्हीं को ही हमारे भारत में मोहम्मद गौरी बोला जाता है।
उन्हीं से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का युद्ध हुआ था, लेकिन वो असली सुल्तान नहीं थे। जो मेन सुल्तान की पदवी प्राप्त करके गद्दी पर बैठे थे वो शहाबुद्दीन गौरी के बड़े भाई गियासुद्दीन गौरी थे, जो कि हेरात, एक स्थान है हेरात अफगानिस्तान के अंदर, और तब भी वो था। हेरात जो है वो ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के जगह पर है। अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो हेरात ही है। तो तब का जो हेरात है, हीरान प्रोविंस, वहाँ पे जो है गद्दी थी। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी अजमेर की गद्दी पर बैठकर राज करते थे, कोई दिल्ली की गद्दी पर बैठकर राज करता था। बहुत बड़ा साम्राज्य होता था लेकिन कहीं से संचालित होता था वो। ऐसे ही जो गौरी डायनेस्टी है उसका संचालन हेरात से होता था, और हेरात की गद्दी पर सुल्तान के नाते मोहम्मद गियासुद्दीन गौरी बैठते थे। उनके जो छोटे भाई हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जब इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने गजनी पर कब्जा कर लिया। किससे कब्जा कर लिया? इससे पहले गजनी पर इससे पहले जिस परिवार का कब्जा था गजनी के ऊपर वो था महमूद गजनवी परिवार। महमूद गजनवी का जन्म जो है वो करीब इनसे 100 साल पहले का है। वो भी बहुत भारत में सभी उनको जानते भी हैं। महमूद गजनवी को हम जानते हैं जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। तो जो महमूद गजनवी है उसके परिवार का राज था गजनी के अंदर। उस परिवार से राज छीना गौरी परिवार ने, गौरी डायनेस्टी ने, और जब छीन लिया तो जो छोटे वाला भाई है शहाबुद्दीन गौरी वो गद्दी पर बैठ गया गजनी के। अब जो गजनी का जो इलाका था, प्रोविंस था, उसकी सीमाएं लगती थी जो अजमेर रियासत है या पृथ्वीराज चौहान जी का जो राज्य था उसकी जो सीमाएं हैं वो वहाँ दूर तक लगती थी। अब जैसे हम बोलते हैं कि भाई 16 बार युद्ध हुआ, 17 बार युद्ध हुआ, वो असल में ऐसे युद्ध हुए हैं जैसे आज भारत और पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। तो आपने देखा होगा कि आए दिन भारत और पाकिस्तान में आपस में छुटपुट घटनाएं होती हैं। तो वो बड़े युद्ध नहीं माने जाते, लेकिन लड़ाई होती है क्योंकि संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसमें कुछ सैनिक भी शहीद हो जाते हैं, कभी इधर से और कभी उधर से। कारगिल का भी जो एक युद्ध जिसको हम बोलते हैं वैसे, लेकिन कारगिल का भी एक छोटा युद्ध उसी टाइप का था, और ऐसी छुटपुट और भी कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ बड़े युद्ध हुए, जिसमें एक बार बांग्लादेश अलग हो गया, जिसमें पूरी फोर्सेस ने अपना जो है इस्तेमाल किया गया, सभी तरह के हथियार, पूरी सेना का इस्तेमाल हुआ, तो इस तरीके के युद्ध 2 ही हुए पाकिस्तान से। तो ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान जी का और जो शहाबुद्दीन गौरी है उसके भी 2 युद्ध हुए बड़े स्तर पे। लेकिन उससे पहले आपस में बॉर्डर एरियाज लगे हुए थे, तो बॉर्डर पे छुटपुट घटनाएं होती थी, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जी की जो सेना के कमांडर थे उन्होंने उनको कई बार परास्त किया था। लेकिन 1191 में, जिसको तराइन का युद्ध बोलते हैं, बैटल ऑफ तराइन, जो कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो वो 1191 में हुआ, और फिर 1192 में उसी जगह पर फिर से बैटल ऑफ तराइन हुआ। तराइन कहाँ है? तराइन है आज के करनाल जिले में, जिसको आज हम तरावड़ी बोलते हैं। वहाँ पर ये युद्ध हुए, और इससे पहले के जो युद्ध हैं वो छुटपुट बॉर्डर की छोटे युद्ध थे, जिसमें कि पृथ्वीराज जी या सुल्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन उनके जो कमांडर थे, उनके जो सेना थे, वो आपस में लड़ाई होती थी। तो जो शहाबुद्दीन गौरी है वो 1191 में आए,
युद्ध को हार गए। पृथ्वीराज चौहान जी ने उनको बंदी बनाया और तब जो शहाबुद्दीन गौरी हैं, आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी से ये कहा कि मैं सुल्तान नहीं हूँ, मेरा जो भाई है वो सुल्तान है और मैं सुल्तान का आदेश पालन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, युद्ध करने के लिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको माफ़ कर दिया कि क्योंकि ये असली सुल्तान नहीं है, ये तो सुल्तान के आदेश पर आया। तो उन्होंने उसको कहा कि इस बार हम तेरे को माफ़ करते हैं, तुम वापस जाओ और आज के बाद कभी यहाँ पर युद्ध करने के लिए मत आना। तो उनको जो है उन्होंने माफ़ कर दिया। 1192 में वो फिर से जो है युद्ध करने के लिए आया और सबको मालूम है कि धोखे से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को शहाबुद्दीन गौरी ने युद्ध में हरा दिया और फिर अंधा कर दिया, पहले बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अफगानिस्तान लेकर जाया गया। अफगानिस्तान में कहाँ लेकर गया? अब मेन प्रश्न ये आता है, अफगानिस्तान में जहाँ पे अफगानिस्तान की जो सरकार है, अभी जो शहाबुद्दीन गौरी हैं, उनकी जो अभी अलग अलग इतिहास के किताबों में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। पाकिस्तान की इतिहास एक अलग बात बताता है, अफ़गानिस्तान का इतिहास अलग बताता है, ईरान का अलग बताता है और भारतीय इतिहास अलग बताता है। क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें अपने भारत के इतिहास पर ज़्यादा विश्वास है और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें विचार करना चाहिए कि जो दूसरे देशों में जो बताया गया है वो क्या बता रहे हैं और उनसे हमारी बात मैच करती है या नहीं करती है। पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि जो ये शहाबुद्दीन गौरी है, इसको पंजाब के पास जो खोकर एक जाति होती है, उन्होंने उसको मार दिया और उसका झेलम के पास ही एक कब्र उसकी बनाई गई, जिसको अभी रिसेंटली ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसको अभी ही मतलब अभी उसको बनाया गया। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने से उसकी कोई वो थी विशेष महत्व, लेकिन अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 47 के बाद जो है उसको, जिसने मेरे ख्याल में जो वहाँ का परमाणु बम बनाया था पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में उसके द्वारा उसको रेनोवेट किया गया, उसके द्वारा उसको स्थापित किया गया, बनाया गया। दूसरी जो इनकी कब्र मानी जाती है, जो अफ़गानिस्तान की सरकार जिसको अप्रूव्ड करती है, जिसको मान्यता देती है, वो है गजनी के पास एक जगह देयक, जहाँ पे जाने का मौका मुझे मिला। तो देयक में भी एक कब्र है इन्हीं की। तो अब बात ये आती है कि इन दोनों में से सही कब्र किसकी है, एक बात। और दूसरी बात कि पृथ्वीराज चौहान जी का देहांत कब हुआ और पृथ्वीराज चौहान जी ने किसको मारा, गियासुद्दीन गौरी जो कि सुल्तान था, या उसके भाई को शहाबुद्दीन गौरी जिससे उनका युद्ध हुआ। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। इसलिए चर्चा करने की जरूरत पड़ी क्योंकि आजकल आए दिन कई लोग, जब से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की फिल्म आई है, तो लोग ये मजाक भी कर रहे हैं, कई लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान जी को हम 1192 में उनका अंतिम समय मानते हैं, तो फिर पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द बेदी बाण कब चलाया, और अगर नहीं चलाया तो फिर वो महान कैसे हुए। इसलिए हमें ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि असल में हुआ क्या होगा। देखिए, जो देयक जिस स्थान का मैंने आपसे जिक्र किया, जहाँ पे अफ़गानिस्तान के सरकार के द्वारा मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन गौरी जिनको हम बोलते हैं, उनकी अप्रूव्ड कब्र को मानते हैं, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले जेल हुआ करती थी, जिसको बोलते थे फोर्टेज ऑफ नी। तो अब हम सर्च करते हैं कि फोर्टेज ऑफ नी
ठीक है जी, जो कि अब देयक जो इलाका है वो वहाँ पर थी, वहाँ पर जेल थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि जेल के अंदर इतने बड़े सुल्तान की कब्र क्यों और कैसे आई। तो हम पहले उस जेल का इतिहास देखते हैं। ये जो फोर्ट्रेस ऑफ ने है, ये पृथ्वीराज चौहान जी और शहाबुद्दीन गौरी के जन्म से पहले की जेल है। और जो फारसी का इतिहास है उसमें इसका कई बार और कई विशिष्ट लोग इस जेल में बंद रहे, तो कई बार इसका जिक्र है। जैसे कि इसमें मसूद साद एक पोइट्री वाले थे, कवि थे, 11वीं शताब्दी के फारसी के बहुत बड़े कवि थे मसूद साद, वो इस जेल में रहे हैं। और वो पृथ्वीराज चौहान जी और शहाबुद्दीन गौरी या गयासुद्दीन गौरी इनके जन्म से पहले के व्यक्ति हैं। इस जेल में जो मैंने जिक्र किया, जिस परिवार से गौरी परिवार ने ये गजनी का राज्य छीना था, तो वहाँ पर उसमें जो महमूद गजनवी है उनके 2 लड़के थे। जो छोटे वाला लड़का था उनका, उसने अपने सगे बड़े भाई को राजगद्दी के लिए बंदी बना लिया था, उससे युद्ध करके बंदी बनाकर, और उसको अंधा कर दिया था। और उसको अंधा करके इसी जो मैंने आपसे बताया फोर्ट्रेस ऑफ नेम में रखा था। पहले जो जेल थी वो अलग से नहीं बनाई जाती थी। जो फोर्ट होते थे, किले होते थे, उसके नीचे ही कहीं पर जेल का हिस्सा बना दिया जाता था। तो जो फोर्ट्रेस ऑफ ने है, फोर्ट्रेस ऑफ ने में जो कि जेल भी थी उसमें, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जी से पहले कई लोगों को अंधा करके और बंदी बनाकर रखा गया है। जिसमें कि जो बहुत बड़ा इतिहास का हिस्सा है, जो महमूद गजनवी के लड़के हैं, 2 लड़के हैं, उनमें से एक भाई ने अपने सगे दूसरे बड़े भाई को अंधा करके इसी जेल में रखा था। इसके अंदर जो शहाबुद्दीन गौरी हैं, जो गयासुद्दीन गौरी हैं, ये दोनों भाई भी इस जेल में करीब 7 साल की सजा इन्होंने भी काटी है। इनको जो बंद किया था इनके सगे चाचा ने किया था। तो हमें साफ पता चलता है कि यहाँ पर पहले जेल थी और इस जेल का एक इतिहास था, और उस इतिहास में अंधा करके प्रिजनर्स को रखने का कल्चर भी था। इसी जेल में पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाकर लाया गया और अंधा करके रखा गया। अब उस 11 जब पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी को शब्द बेदी बाण से मार दिया, यानी कि 1212वें उसमें, तो तब जो है उसके बाद से इस जेल का कोई इतिहास नहीं है। तो अब बात करते हैं कि भाई एक जेल के अंदर एक इतने बड़े सुल्तान का कब्र क्यों बनाई गई। तो वो इसलिए बनाई गई क्योंकि वहीं पर ही शब्द बेदी बाण को लेकर जो प्रतियोगिता रखी गई वो वहीं पर ही रखी गई। लेकिन अब इसमें इतिहास में एक और चीज प्रश्न उठता है, क्योंकि जो चंद्र बरदाई जी हैं वो लिखते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उन्होंने ये जो शहाबुद्दीन गौरी है इसको ना मार के इसके जो बड़े भाई हैं गयासुद्दीन गौरी उसको तीर का निशाना बनाया हो, क्योंकि सुल्तान की पदवी मुख्य रूप से उसी के पास थी। वो बैठता था देयक में, वो बैठता था हिरात में। तो हिरात की गद्दी पर वो बैठता था। उसका देहांत दिखाते हैं 1203 में, और गौरी जो शहाबुद्दीन गौरी है उसका देहांत दिखाते हैं 1206 में।
ये निश्चित बात है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने इन दोनों भाइयों में से एक को शब्दवेदी बाण से मारा है, ये एकदम निश्चित है। अब ऐसा भी प्रतीत होता है वहां की चीजों को देखकर, जो हमें महसूस हुआ मुझे, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो चंद्र बरदाई जी हैं वो भारत से पृथ्वीराज चौहान जी के खोज में करीब 10-11 साल के बाद वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके ये मालूम किया कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी को अभी भी जेल के अंदर, मतलब कि जो फोर्ट्रेस ऑफ ने है उसमें अंधा करके रखा हुआ है। तो वो जिस जगह पर ये फोर्ट्रेस ऑफ ने है, मतलब देहक में जो है ये जगह स्थान, फोर्ट्रेस ऑफ देहक भी बोलते हैं इसको, देहक। तो ये जो देहक है, इस देहक से जो हेरात है उसकी जो है करीब 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर की दूरी है। तो जो चंद्र बरदाई जी हैं वो हेरात गए। हेरात जाकर जो सुल्तान था उसको बताया कि भाई आपकी कैद में एक ऐसा राजा है जो कि अंधा करके उसको कैद में रखा हुआ है, लेकिन वो अंधा होने के बावजूद भी शब्दवेदी बाण चलाने में सक्षम है। तो जो सुल्तान है उसको इस बात का यकीन नहीं हुआ कि कोई अंधा होने के बाद तीर को कैसे चला सकता है, कैसे अपने निशाने को भेज सकता है। तो एक अंधे व्यक्ति को 800 900 या 1000 किलोमीटर ले जाने से अच्छा उसने ये समझा होगा, ये एक विजुअलाइजेशन है कि क्यों ना मैं खुद जो है अपने गजनी इलाके में चलता हूँ और अपने राज्य को भी देख लूँगा, क्योंकि वो तो हेरात में बैठते थे, और इधर आके अपने राज्य को भी देख लूँगा और ये खेल भी देख लूँगा। तो वो 1000 किलोमीटर लगभग चल के यहाँ इस फोर्टेस में आया और उसने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया कि चलिए उसको बंदी को देखता हूँ कि वो, क्योंकि उसने कभी पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी लड़ाई उसके छोटे भाई से हुई। तो उसने जो है वहां पर एक खेल का आयोजन किया और उसी खेल में पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्दवेदी बाण से उसको भेद दिया, मार दिया। तो एक चीज तो ये महसूस होती है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने उसके जो बड़ा भाई है, जो कि सुल्तान की पदवी पर था, गयासुद्दीन गौरी, उसकी तीर मारकर हत्या करी। अगर हम शहाबुद्दीन गौरी के लिए सोचते हैं तो वो भी संभव है, क्योंकि इसमें जो मुख्य बात विचार करने की है वो ये है कि जो कब्र जिसको कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड मानते हैं अफगानिस्तान की, वो एक जेल में क्यों है। एकदम क्लियर है कि वहां पर पहले जेल थी, मैंने आपको उस जेल का नाम भी बता दिया, उसका इतिहास भी बता दिया, और ये भी क्लियर है कि उसकी मृत्यु के बाद 1203 या 1206 के बाद वहां पर जेल का कोई इतिहास नहीं है उस फोर्ट का। मतलब कि उस कब्र को जेल में क्यों बनाया, तो हुआ ये कि जब वो मर गया सुल्तान वहां पर, तो वहां पर उसकी कब्रगाह को बना दिया गया और पैरों की तरफ सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्र बरदाई जी की भी समाधियों को या कब्र को उनकी बेइज्जती करने के लिए बना दिया गया, जिससे कि जब उनकी जो गौरी है, जब उनकी कब्र पे कोई जाए तो जूते चप्पल रख के उन पृथ्वीराज जी की और चंद्र बरदाई जी की समाधि पर रखकर अंदर जाए, अपमान करने के लिए। और ये तभी से अपमान चलता आ रहा था, और इसको लाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ आप सबके आशीर्वाद से। तो मेरा निवेदन ये है कि आप पृथ्वीराज चौहान जी की जो मृत्यु का वर्ष है वो 1192 ना लिखा करें, वो वर्ष या तो 1203 है या तो 1206 है।
इन दोनों में से एक वर्ष है, क्योंकि इस बात को लेकर मैं खुद कंफ्यूज हूं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने बड़े वाले भाई को मारा जो सुल्तान की पदवी के ऊपर बैठा था, या छोटे वाले शहाबुद्दीन को मारा। तो ये मैं इसके लिए दावा नहीं करता कौन से भाई को मारा, लेकिन ये निश्चित है कि मारा जरूर है, क्योंकि वहाँ पे जेल थी और जेल में इतने बड़े जो सुल्तान है उसकी कब्र होने का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर उसके बाद उस जेल का कोई इतिहास भी नहीं है। तो मेरा अपने सभी जो भारत के वासी हैं उनसे निवेदन है कि पृथ्वीराज चौहान जी की जो मृत्यु है वो 1192 ना लिखकर 1206 लिखें, या तो 1203 लिखें। 1206 में शहाबुद्दीन को मारा गया, 1203 में गयासुद्दीन को मारा गया। अब बात यह भी आती है कि जो वहाँ कब्र बनी हुई है उस पर साफ साफ लिखा है कि ये शहीद और गाजी है। तो मैंने वहाँ पर पूछा कि भाई शहीद और गाजी का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने बताया शहीद वो होता है जो किसी काफिर के हाथ मरता है, और गाजी वो होता है जो काफिरों को मतलब नॉन मुस्लिम्स को मारता है, युद्ध में मारता है। ठीक है, तो उस पर खुद ही लिखा है कि ये शहीद है, यानी कि वो किसी काफिर के हाथ ही उसकी मृत्यु हुई है। वहाँ के लोगों का मानना है, बताना है कि ये जो बाहर कब्र है ये वही काफिर हैं जिन्होंने इसको हत्या करी। तो दो कब्र इसीलिए है क्योंकि दो ही व्यक्ति थे, और उन दोनों को वो काफिर भी है उनकी भाषा में, और उन्होंने ही इसको मारा है। और उसका ही अपमान करने के लिए अगर वो उनका कोई पूर्वज होता तो बड़ी सीधी सी बात है, उसकी समाधि वो पैरों की तरफ तो नहीं बनाते, उनका तो अपमान नहीं करते। अगर वो गौरी का कोई साथी होते तो उनका अपमान थोड़ी ना करते। तो उनका अपमान इसीलिए करता है क्योंकि उन दोनों ने ही इनको शब्द वेदी बाण से मारा है। तो मेरा निवेदन है कि मैंने कल जो है खुद गौरीपुर गांव बागपत में एक बोर्ड का उद्घाटन किया। तो उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी कि उन्होंने वहाँ पे 1206 लिखा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का भी मैंने अनावरण किया, उस पर 1192 लिखा था। मैंने कहा कि भाई इसको आप बदलो। हमारे समाज के, विशेषकर जो क्षत्रिय समाज के जो युवा हैं, अभी वो बहस करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। भाई ये प्रश्न तो आपके मन में भी आना चाहिए, हमारे मन में भी आना चाहिए कि अगर 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी हमारे बीच में नहीं रहे तो शब्द वेदी बाण उन्होंने कब चलाया? शब्द वेदी बाण उन्होंने इसीलिए चलाया क्योंकि वो कई वर्षों तक जेल में उनको रखा गया। 1192 में तो उनको बंदी बनाया गया, और अगर 1203 में उन्होंने गयासुद्दीन को मारा है तो वो करीब 11 साल जेल में रहे हैं, और अगर 6 में गौरी उसको शहाबुद्दीन को मारा है तो वो 14 साल जेल में रहे, और उनको अंधा करके इस जेल में रखा गया। जेल का रिकॉर्ड मैंने आपसे बता दिया कि जेल वहां थी, जिसका बिल्कुल क्लियर इतिहास है। तो जेल में ही थे, वहीं पर ही ये सब खेल हुआ, वहीं पर ही शब्द वेदी बाण का प्रयोग हुआ, वहीं पर सबकी मृत्यु हुई इनकी। तो इसको आप आगे से, मेरा निवेदन है कि पृथ्वीराज चौहान जी के जो भी मूर्तियां बनाएं, स्मारक बनाएं, फोटो में फ्रेम बनाएं, तो उस पर 1206 लिखने का चलन कीजिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिनको हम बोलते हैं मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन गौरी, उनकी कब्र जो देयक में है उस पर उन्होंने शायद 1206 ही लिखा है। तो सीधी बात है, एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कोई भी प्रश्न हो इससे रिगार्डिंग तो आप इसी पर पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं ये अपने मुंह से कभी बोलता नहीं हूँ कि भाई इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक जानकारी है समाज के इम्पोर्टेंस के लिए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है
कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर किसी को कोई तकलीफ है कि राणा जी की पोस्ट को शेयर नहीं करना, तो ये जो जानकारी है खुद अपना वीडियो बनाओ और लोगों को जानकारी दो। तो मेरा निवेदन है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हंसी के पात्र ना बने इसलिए शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को मेरा बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद।